नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज है डेट 19 नवंबर और आज की जितनी इंपॉर्टेंट खबर है द हिंदू में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो कोट देख लेते हैं। कोट है, हमेशा पूरा प्रयास करो चाहे परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ ही क्यों ना हो। और ये कथन है आर्नोल्ड पाल्मर जी का। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारे पिछले अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न था, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार यानी NGRA 2025 में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का पुरस्कार किसने जीता। ऑप्शन थे ए विजयलता, बी कुल्हा समिति, सी अरविंद यशवंत पाटिल, डी मीनांगडी सहकारणा संघम। और इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प सी अरविंद यशवंत पाटिल। आप इसके एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। और अब इसी के साथ शुरुआत करते हैं हमारे एपिसोड की पहली न्यूज के साथ। न्यूज है, ओवर 2 करोड़ पीपल रिमूव्ड फ्रॉम NFSA लिस्ट फॉर फ्री ग्रेन्स। और ये आपका स्कीम से रिलेटेड है। तो ये न्यूज क्या है पूरी समझ लेते हैं। तो हाल ही में 4 से 5 महीनों में यानी कि बीते 4 से 5 महीने में लगभग 2.25 करोड़ अयोग्य लाभार्थियों को NFHA सूची से हटाया गया है। और ये जो लोग हटाए गए इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य मुफ्त खाद्यान्न योजना यानी कि प्रति व्यक्ति जो लोगों को 5 किलोग्राम प्रति माह राशन दिया जाए तो उसका लाभ केवल योग्य गरीब परिवारों को ही मिलना चाहिए। और इसी कारण जो है कि इन्हें इतने लोगों को 2.25 करोड़ लोगों को इस सूची से बाहर निकाला गया है। और ये जो अयोग्य लाभार्थी हैं वो कौन कौन से, इनको भी एक बार हम देख लेते हैं। तो इसमें 4 पहिया वाहन रखने वाले लोग, जो आय सीमा है निर्धारित उससे ऊपर वाले लोग और कंपनी के निदेशक, ये लोग भी इस स्कीम का फायदा उठा रहे थे। और अब इन्हें पूरी जांच पड़ताल के बाद इन्हें इस स्कीम से बाहर कर दिया गया है। और इसे केंद्र सरकार जिसमें कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के द्वारा ये पूरे लोगों को हटाया गया है। और सूची जो है वो राज्यों के साथ साझा करके इसका सत्यापन किया गया और उसके बाद ही लोगों को हटाया गया है। अब इसी के साथ आगे बढ़ते और समझ लेते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA 2013 के बारे में। तो इसे संसद के द्वारा 2013 में पारित किया गया था और इसका उद्देश्य देश की 2/3 आबादी को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। और इसमें ये जो पूरा अधिनियम है इसमें 75% ग्रामीण आबादी शामिल है और इसके साथ साथ 50% शहरी आबादी शामिल है, यानी कि कुल मिलाकर लगभग 67% आबादी जो है वो NFSA के तहत लाभार्थी है। अब एक बार इसमें जो पात्र व्यक्ति हैं उनको क्या क्या फायदा होता है उनके बारे में समझ लेते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को जो है वो 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह दिया जाता है, जिसमें कि आपका चावल यानी राइस जो है वो 3 रुपए प्रति किलोग्राम दिया जाता है और गेहूं जो है, वीट जो है उसे कि 2 रुपए प्रति किलोग्राम दिया जाता है और मोटे अनाज जो होते हैं उन्हें 1 रुपए प्रति किलोग्राम दिया जाता है। और ये जो लोगों को हटाया गया इसका फायदा ये होगा कि जो योग्य लोग हैं जिनको इनकी जरूरत है उन्हें इस स्कीम का लाभ मिल सकेगा। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, इंडोनेशियन डिफेंस मिनिस्टर टू विजिट दिल्ली फॉर टॉक ऑन ब्रह्मोस। और ये आपका GS पेपर 2 IR से और GS पेपर 3 साइंस एंड टेक से संबंधित है। तो हाल ही में भारत इंडोनेशिया ब्रह्मोस वार्ता की बात चल रही है, जिसमें कि इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री सजाफ्री सजाम सोइद्दीन नवंबर के अंतिम सप्ताह में दिल्ली आएंगे और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ रक्षा सहयोग पर वार्ता यानी कि बातचीत करेंगे। और ये जो पूरी बैठक है वो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के ही इर्द गिर्द रहने वाली है, जो कि भारत के बढ़ते रक्षा निर्यात कार्यक्रम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि 18 अक्टूबर लखनऊ ब्रह्मोस एरोस्पेस सुविधा से पहली खेप रवाना की गई थी। और इसी के साथ इंडोनेशिया के साथ कई सैन्य स्तर की बैठकें और पारस्परिक दौरे भी आयोजित किए जाएंगे। और इंडोनेशिया के साथ ये जो सौदा है वो भारत के रक्षा निर्यात के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। इस लिहाज से ये न्यूज बेहद इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते और समझ लेते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, इसके महत्व के बारे में। तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो 2 चरणीय मिसाइल है और इसमें ठोस प्रणोदक बूस्टर इंजन लगा है। इसमें 2 चरण है। पहला चरण में मिसाइल को सुपरसोनिक गति पर लाया जाता है और फिर ये अलग हो जाता है। और दूसरा तरल जिसे कि तरल रैमजेट भी कहा जाता है, इसमें क्रूज चरण में ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक गति पर इसे ले जाया जाता है। और ये एक प्रकार की दागों और भूल जाओ प्रकार की मिसाइल है जो कि 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ सकती है और इसी के साथ लक्ष्य को भेदने के लिए 10 मीटर की न्यूनतम ऊंचाई तक पहुंच सकती है। अब ब्रह्मोस की गति की बात कर ले तो ब्रह्मोस की गति 3 गुना है, इसकी उड़ान क्षमता जो है वो 2.5 गुना है और सबसोनिक क्रूज मिसाइलों की तुलना में इसकी मारक क्षमता भी अधिक है। और अब इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है, ओवर 100 इंडियन यूनिवर्सिटीज मेक इट टू QS सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग, यानी कि QS क्वार्क वेरेली साइमंड्स द्वारा 2026 के लिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी जारी की गई है, जो कि लंदन में स्थित है।
इसके अनुसार शीर्ष 15 विश्वविद्यालय में ब्रिटेन, कनाडा, स्वीडन और अमेरिका का दबदबा रहा है, इनका प्रभाव रहा है। और इसी के साथ पहले स्थान की बात करें तो स्वीडन की यूनिवर्सिटी जो है वो पहले स्थान पर रही है। और इसी के साथ इस वर्ष की रैंकिंग में दुनिया भर के लगभग 2000 संस्थान शामिल हुए हैं, जिसमें कि 103 भारतीय विश्वविद्यालय रैंकिंग में शामिल हैं, जिससे भारत अमेरिका, चीन और यूके के बाद चौथे स्थान पर रहा है। और शीर्ष 500 में 12 भारतीय विश्वविद्यालय हैं, जो कि चीन और नीदरलैंड के समान स्तर पर हैं। और आपको बता दें कि ये जो क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग है, ये पर्यावरणीय और सामाजिक सस्टेनेबिलिटी श्रेणियों जिसमें कि शामिल है पर्यावरणीय प्रभाव, सामाजिक प्रभाव और शासन में संस्थान का मूल्यांकन करती है। और इसमें पर्यावरणीय अनुसंधान, सस्टेनेबिलिटी और शिक्षा के साथ साथ समानता, रोजगार, ज्ञान आदान प्रदान और स्वास्थ्य एवं कल्याण जैसे संकेतक जो हैं कि शामिल है। अब आगे बढ़ते हैं और इससे जुड़े कुछ और बिंदुओं पर भी नजर डाल लेते हैं। तो शीर्ष भारतीय स्थान को भी जाना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो रैंकिंग में जो है कि 103 भारतीय संस्थान शामिल है, जिसमें कि 30 की रैंकिंग में गिरावट आई है, 32 की रैंकिंग में सुधार हुआ है और 15 की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है। और इसी के साथ आईआईटी दिल्ली जो है, यानी कि आईआईटी दिल्ली जो है उसे 93वां स्थान प्राप्त हुआ है और आईआईटी खड़गपुर जो है 96वें स्थान पर है, यानी कि ये शीर्ष 100 में शामिल है। इसी के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय को ज्ञान विनिमय संकेतक में 94वां स्थान प्राप्त हुआ है। इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली और अंतिम न्यूज की तरफ। तो न्यूज है मॉडिफाइड उड़ान प्रपोज एट 30,000 करोड़ रुपीस। ये वाला जो टॉपिक है वो आपकी स्कीम से तो रिलेटेड है ही, साथ ही आपके जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से भी संबंधित है। तो क्या है ये न्यूज, एक बार हम समझ लेते हैं। तो सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है। क्यों? संशोधित उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के लिए सरकार ने जो 30,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा है, जिसमें कि 18,000 करोड़ रुपए जो है वो नए हवाई अड्डों के विकास के लिए है, जबकि 12,000 करोड़ रुपए जो है वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए दिए गए हैं। और ये जो पूरा प्रस्ताव है इसकी समीक्षा एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी यानी EFC के द्वारा की जाएगी, लेकिन इसे जो है वो अंतिम मंजूरी कैबिनेट से ही मिलेगी। अब समझ लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य यानी कि प्रस्ताव का उद्देश्य जो विस्तारित उड़ान ढांचे के माध्यम से इस योजना को अप्रैल 2027 से आगे भी जारी रखना है। और इसी के साथ ये जो प्रस्ताव है इसका उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई संपर्क को और मजबूत करना है और उड़ान अवसंरचना का विस्तार और सुधार भी करना है। अब आगे बढ़ते और योजना से जुड़े कुछ और मुख्य बिंदुओं पर भी नजर डाल लेते हैं। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति के तहत इसे 2016 में शुरू किया गया था और 2017 में इसने अपनी पहली उड़ान भरी थी। ये जो पूरी योजना है इसकी मूल योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए की सहायता दी गई थी और अब तक इस योजना के तहत 915 में से 649 मार्ग संचालित हैं, जिनमें कि 93 हवाई अड्डे शामिल हैं और इसमें 15 हेलीपोर्ट और 2 जल हवाई अड्डे भी जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ इस योजना के तहत 3.23 लाख उड़ानें संचालित की जा चुकी हैं और 1.56 करोड़ से अधिक यात्री जो हैं उन्हें इस उड़ान का इस स्कीम का फायदा मिल चुका है। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां भी आ रही हैं, तो वो चुनौतियां क्या हैं एक बार उनको भी हम समझ लेते हैं। तो कई हवाई अड्डे जो हैं अभी भी अप्रयुक्त हैं, भूमि का अभाव है, तकनीकी और परिचालन बाधाएं भी देखने को मिलती हैं। इसी के साथ नए एयरलाइन ऑपरेटर परमिट मिलने में भी देरी मिलती है और उपयुक्त विमानों की कमी है। लीजिंग और रखरखाव संबंधी भी समस्याएं देखने को मिलती हैं इस स्कीम के तहत। तो ये थी हमारी सभी इंपॉर्टेंट खबर। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न है, संशोधित उड़ान योजना के लिए प्रस्तावित कुल परिव्यय कितना है? ऑप्शंस हैं A 18,000 करोड़ रुपए, B 12,000 करोड़ रुपए, C 30,000 करोड़ रुपए या D 8,000 करोड़ रुपए। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।